नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सिम्स के एनआईसीयू में भर्ती नवजात बच्ची की मौत के बाद अब सिम्स प्रबंधन और चौकी पुलिस वारिसानों की तलाश कर रही है। बच्ची के शव को फिलहाल मर्च्यूरी में रखा गया है। अपने बच्चे फिर वो चाहे कितने भी बड़े हों या नवजात क्यों ना हों, किसी भी माँ के लिए कलेजे के टुकड़े जैसे होते हैं। सिम्स प्रशासन एक ऐसी मृत नवजात बच्ची की उस प्रसूता माँ की तलाश कर रहा है जिसने बच्ची के कमज़ोर होने के कारण उसे एनआईसीयू में रखे जाने के बाद पलटकर भी नहीं देखा। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद भी न तो माँ ने उस बच्ची की सुध ली और न ही पिता ने। दुख की बात यह है कि एनआईसीयू में रखकर इलाज की जा रही 10 दिन की बच्ची का कल देहांत हो गया। इसके बाद से सिम्स प्रशासन उसकी मां और उसके पिता की तलाश कर रहा है। उसकी मां ने प्रसव के दौरान अपना नाम नवलवती बैगा, पति धर्म सिंह बैगा लिखाया था। पते के रूप में लोरमी क्षेत्र के बोईरहा गांव का एड्रेस लिखाया गया था। देहांत के बाद से बच्ची के शरीर की हालत ठीक नहीं है। लोरमी से वो रिफ़र होकर हमारे आई थी और आते ही उसको वेंटिलेटर में डाल दिया गया था, परंतु उसकी डायग्नोसिस बनी थी टियो फिस्टुला बोलते हैं, जो उसमें सांस की नली और खाना खाने वाली नली दोनों एक साथ जुड़ जाती है, उसको टियो फिस्टुला बोलते हैं। उसको रिफ़र करने वाले थे कि हायर सेंटर में, क्योंकि हमारे यहाँ पीडियाट्रिक सर्जन नहीं है, इसलिए हम उसको हायर सेंटर में ट्रांसफ़र करने वाले थे। परंतु कल अचानक उसका देहांत हो गया है, क्योंकि ऐसे मरीज को सेप्टिसीमिया में भी जा सकते हैं। ऐसे मरीज का रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसमें खाना भी जा सकता है। तो इस कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं और भी बहुत सारे कंजेनाइटल बीमारी हो सकती है, जो आनुवांशिक बीमारी बोलते हैं ना, उनमें से उसको थी, परंतु उसके पेरेंट्स उसको छोड़ के चले गए थे। इधर सिम्स चौकी के आरक्षक बच्ची के परिजनों को खोजने जद्दोजहद कर रहे हैं। उनका कहना है कि मृत देह का गलना शुरू हो रहा है। इसको आईसीयू में भर्ती कर दिए शीशा में, उसके बाद बच्ची मर गए। उनके पिताजी वगैरह कोई आ नहीं रहे हैं। थाना प्रभारी खुड़िया को भी मैं बताया हूँ तो वो भी फ़ोन नहीं लग पा रहे हैं सर। कंट्रोल रूम को भी बताए। हाँ, बच्चे मरचूरी में हैं, बच्ची है छोटे 10 दिन के, तो आप संपर्क करके थोड़ा वो करवा देते सर। हमसे बात नहीं हो पा रहे। खुड़िया चौकी प्रभारी विजय राजपूत करके है एएसआई। बच्ची के माता पिता और परिजनों की तलाश में नाकाम सिम्स प्रबंधन जल्द ही दस्तावेजी लिखापढ़ी के बाद मृत बच्ची का कफन दफन कर सकता है। इस वाक्य को जिसने भी सुना वह उस पत्थर दिल माता और पिता को कोस रहा है, जो जन्म के बाद से बच्ची को एनआईसीयू में भर्ती कर गायब हो गए हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ नीरज शर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मातृ शिशु मृत्यु दर कम करने एक नई योजना की शुरुआत की गई है। सिम्स आने वाली गर्भवती माताओं को अब मिशन लक्ष्य के तहत विशेष सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। सिम्स में बन रहे अत्याधुनिक वार्ड के लिए चिकित्सकों सहित नर्सिंग स्टाफ का एक क्वालिटी सर्किल बनाया गया है। टीम ऑपरेशन, लेबर रूम, मैटरनिटी, गायनिक वार्ड सहित ऑपरेशन थिएटर में गुणात्मक सुधार की कवायद में जुटी हुई है, ताकि पीड़ितों को बेहतर चिकित्सा मुहैया उपलब्ध कराकर मातृ शिशु मृत्यु दर के ग्राफ को कम किया जा सके। सिम्स के डीन डॉक्टर कमल किशोर सहारे ने बताया कि लक्ष्य योजना के तहत अस्पताल में विशेष वार्ड बनकर तैयार हैं। 1 सप्ताह के भीतर इसे शुरू कर दिया जाएगा। जो लक्ष्य योजना है भारत सरकार का, वो पूर्णतः हमारा जो हॉस्पिटल का जो ओपीडी जो गायनी डिपार्टमेंट में चालू होने वाला था, वो 10-15 दिन में चालू हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ नल कनेक्शंस के काम बाकी रह गए। बाकी पूरा काम हो चुका है, जिससे जो प्रसूताएं आएंगी उनका नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी बहुत ही सुरक्षा से किया जाएगा। और ये भारत सरकार का बहुत अच्छा प्रयोजन है और एक प्रोजेक्ट है उनका, और उनमें हमारे राज्य शासन के द्वारा भी उसमें सहमति जताई है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा से अच्छा हम मरीजों को सुविधा दे सकें। उन्होंने बताया कि केंद्रीय लोक कल्याण एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मातृ शिशु मृत्यु दर में गिरावट लाने के लिए लक्ष्य योजना शुरू की गई है। इसमें बिलासपुर, सिम्स सहित प्रदेश के 2 दर्जन जिला चिकित्सालयों को शामिल किया गया है। योजना के अंतर्गत अस्पताल के प्रसव कक्ष, मैटरनिटी वार्ड, गायनिक वार्ड, एसएनसीयू, कंगारू केयर वार्ड की चिकित्सा व्यवस्थाओं में गुणात्मक सुधार लाने की कवायद की जा रही है। ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम,
SNCU में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण भी स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई है। लोकसर टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ नीरज शर्मा की रिपोर्ट। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज कराने वाले मरीजों को भटकना पड़ रहा है। पंजीकरण कराने पहुंच रहे मरीजों को लिंक फेल होने सहित सर्वर डाउन की बात कहकर लौटाया जा रहा है। इससे पहले एक बार इसी समस्या के चलते प्रदेश और जिले के हजारों मरीजों को उपचार कराने में समस्या का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद सिम्स अधीक्षक ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत रजिस्टर में नाम पता दर्ज करने की बात कही थी, मगर उस आदेश का यहाँ के कर्मचारी पालन नहीं कर रहे हैं। 2 साल से कुछ कम समय के लिए कुदुदंड वार्ड का पार्षद कौन बनेगा, इसका फैसला गुरुवार को हो जाएगा। बर्जिस स्कूल में मतगणना की तैयारियां पूरी कर अधिकारियों की ड्यूटी तय कर दी गई है। उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने से जीत हार का फैसला और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पार्षद उपचुनाव का नतीजा गुरुवार दोपहर तक आएगा। मतगणना सुबह 9 बजे से शुरू होगी। तैयारियों का जायजा लेने डिप्टी कलेक्टर और सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ललिता भगत बर्जिस मेमोरियल स्कूल पहुंची। यहां हॉल में सुरक्षा घेरा लगाकर भीतर मतगणना के लिए 2 टेबल लगाया है। निर्वाचन के लिए अधिकृत अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा उम्मीदवार का एक प्रतिनिधि मतगणना स्थल में रहने की अनुमति दी है। पूरी गतिविधि का संचालन कलेक्टर के निर्देश पर जिला निर्वाचन विभाग करेगा। 4 राउंड में वोटों की गिनती की जाएगी। तो मतगणना का जो हॉल है उसमें सभी प्रकार की तैयारियों का आज सीनियर अधिकारियों के द्वारा जायजा लिया जा रहा है और जो भी आवश्यक तैयारियां हैं आज पूरी कर ली जाएंगी ताकि कल समय पे मतगणना की कार्रवाई निष्पादित की जा सके। कितनी टेबल्स लगेंगी? काउंटिंग हॉल पे 2 टेबल लग रही है। पैरेलल 2 मतदान केंद्रों के जो बैलेट पेपर हैं उनकी काउंटिंग होगी और इस प्रकार 4 राउंड पे पूरी काउंटिंग पूरी होगी। राउंड वार मतगणना का आंकड़ा कंप्यूटर में दर्ज करने तकनीकी टीम साजो सामान के साथ यहां बिठाई गई है। उम्मीदवारों के समर्थकों और प्रमुख राजनीतिक दल के नेताओं के बैठने का इंतजाम स्कूल के बाहर रहेगा। पंडाल और कुर्सियां सजा दी गई हैं। मतगणना का क्रमवार आंकड़ा सामने बैठे प्रशासनिक अधिकारी सुनाएंगे। भीड़ न उमड़े इसके लिए सीमित लोगों को ही स्कूल परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। मतगणना स्थल में किसी भी प्रकार का शोर शराबा या नारेबाजी करने पर प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया जाएगा। वार्ड क्रमांक 16 विष्णुनगर पार्षद उपचुनाव के लिए 9 जनवरी को मतदान संपन्न कराया गया था। इसमें पड़े 4027 मतों की गणना गुरुवार सुबह 9 बजे शुरू होगी। इसके कुछ घंटे बाद ही नतीजा सभी के सामने होगा। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसर टीवी, बिलासपुर। बिलासा देवी एयरपोर्ट चकरभाटा में ठेका पद्धति से टैक्सी सुविधा का लाभ यात्रियों को सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है, जिससे यात्री परेशान हो गए हैं। देखा गया है कि एयरपोर्ट पर टैक्सी ठेकेदार के द्वारा सिर्फ बोर्ड लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, बोर्ड में दिए गए नंबर पर संपर्क करने के बाद बिलासपुर से टैक्सी को भेजा जाता है, जिससे यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। एयरपोर्ट ने अन्य टैक्सियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यात्रियों को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने टैक्सी ठेका को निरस्त करने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। चकरभाटा एयरपोर्ट पे जो टैक्सी ठेकेदार द्वारा टैक्सी स्टैंड का ठेका लिया गया है, उनके द्वारा बोर्ड लगा दिया गया है बस, मगर यहाँ पे टैक्सी अवेलेबल नहीं रहती, जिससे आने वाले यात्रियों को बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। टैक्सी स्टैंड वाले को फ़ोन करो, उसके आधे घंटे के बाद वो बिलासपुर से टैक्सी यहाँ भेजता है, तब तक यात्रियों को इंतज़ार करना पड़ता है। और यात्री चाह कर भी गेट के बाहर खड़ी हुई टैक्सी का लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाती। राज्य सरकार की फटकार के बाद जिले में चल रहे शासकीय एम्बुलेंस सहित निजी नर्सिंग होम के वाहनों में जीपीएस लगाने का काम तेज हो गया है। बिलासपुर जिले की 16 और गौरेला पेंड्रा मरवाही के 5 108 एम्बुलेंस अब जीपीएस सिस्टम से लैस हो चुकी है। इसके अलावा 38 निजी नर्सिंग होम की गाड़ियों में भी जीपीएस सिस्टम लगाए जाने की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी गई है। एंटी क्राइम यूनिट जीआरपी की टीम ने ट्रेन में गांजा तस्करी करने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 से गांजा तस्कर महिला से 6 किलो गांजा बरामद किया गया है। ट्रेनों में गांजा तस्करी को रोकने के लिए जीआरपी की टीम सतत प्रयास कर रही है। टीम लगातार स्टेशन और प्लेटफॉर्म में जांच कर रही है, जिसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर जीआरपी की एंटी क्राइम यूनिट की टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि टिटलागढ़ पैसेंजर में एक महिला बैग में मादक पदार्थ गांजा रखी हुई है।
सूचना मिलते ही अमला सतर्क हो गया। ट्रेन बिलासपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 में जैसे ही पहुंची, महिला को पकड़ लिया गया। पूछताछ करने पर पहले वह गोलमोल जवाब देने लगी। टीम ने उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें 6 किलो गांजा बरामद हुआ। 38 वर्षीय महिला शकुंतला बाई ग्राम शेरो, थाना डबरा, जिला जांजगीर चांपा की रहने वाली है। श्रीमान पुलिस स्टेशन रेल रायपुर जे.आर. ठाकुर द्वारा अभी एंटी क्राइम गठित किया गया अपराध रोकथाम के। इसी सूचना पर कल अपने को सूचना मिला था मुखबिर से कि टिटलागढ़ में कोई महिला गांजा लेके आ रही है। इसी एंटी क्राइम स्टाफ के हमारा स्टाफ के घटनास्थल पहुँचे, जो रंगे हाथ एक आपके मेरून कलर के स्टॉली बैग में 7 पैकेट था, जिसमें 900 ग्राम गांजा, कुल कीमती 6 किलो 300, कीमती 31,500 मिला है, जो घटना से विधिवत कार्रवाई कर लाया गया है। आरोपी महिला के खिलाफ जीआरपी ने धारा 20B एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। चकरभाटा पुलिस आपकी पुलिस आपके द्वार का आयोजन कर रही है। साइबर अपराध, धोखाधड़ी, जुआ, सट्टा और नशीले पदार्थ के संबंध में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा नशे से करो दूरी, जियो जिंदगी पूरी पर विशेष जोर दिया गया। आपकी पुलिस आपके वार्ड कार्यक्रम का आयोजन चकरभाटा थाना क्षेत्र के सांस्कृतिक भवन बोदरी में किया गया। यहाँ साइबर और धोखाधड़ी से संबंधित अपराध की जानकारी और उनकी बारीकियों के बारे में उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। मौके पर उपस्थित एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल, प्रशिक्षु आईपीएस संदीप पटेल को यहां के नागरिकों ने अपनी समस्या बताई। इतना ही नहीं, सड़कों पर चलने वाले लोगों को यातायात के संबंध में उप निरीक्षक उमाशंकर पांडे ने विस्तृत जानकारी दी। हम आपको बता दें कि इस अभियान के तहत अपराध को नियंत्रण करने पुलिस लोगों के माध्यम से समाज में भयमुक्त वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता से जब संवाद स्थापित होता है तो जनता की पुलिस से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आती है और वरिष्ठ अधिकारियों को इनसे अवगत भी कराया जाता है तथा उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके इसका निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। इस कार्यक्रम का सबसे अच्छा फायदा ये है कि जनता बिना किसी भय संकोच के अपनी बात रखती है और पुलिस के अधिकारी उस प्रस्ताव को, सुझाव को अमल में लाते हुए एक बेहतर समाज, अपराध मुक्त समाज का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। क्षेत्र में चल रहे जुआ, सट्टा, चाकूबाजी या फिर नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले ऐसे लोगों की जानकारी देने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। कार्यक्रम में महिला एवं पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चकरभाटा थाना प्रभारी भारती मरकाम दल बल के साथ मौके पर मौजूद रहीं। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की जांच और विवेचना विषय पर रेंज स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जल संसाधन परिसर स्थित प्रार्थना सभा कक्ष में आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ आईजी बद्री नारायण मीणा, एसएसपी पारुल माथुर ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर राम खिलाड़ी मीणा शामिल हुए। पुलिस प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए आईजी बद्री नारायण मीणा ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करने में सावधानी बरतते हुए अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करने, वैज्ञानिक तकनीकी से साक्ष्य एकत्रित करने, केस स्टडी के माध्यम से सशक्त और प्रभावी ढंग से विवेचना करना चाहिए। एनडीपीएस एक्ट के मामले में उन्होंने कहा कि विवेचना अधिकारी जांच अच्छे से नहीं करते, यही कारण है कि न्यायालय से ज्यादा संख्या में आरोपी दोष मुक्त हो रहे हैं। एनडीपीएस एक्ट की जांच कार्रवाई प्रभावी ढंग से करने, ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करने एवं केस डायरी तैयार करते समय एक एक बातों का बारीकी से अध्ययन करने आईजी ने सलाह दी। रेंज स्तरीय इस कार्यशाला के दौरान आईजी ने साफ तौर पर कहा कि अगर एनडीपीएस के मामले में सही ढंग से कार्रवाई हो जाए और आरोपी को सजा मिले तो इससे समाज में अच्छा संदेश जाता है। जब सारे विवेचकों का यही उद्देश्य होना चाहिए, तो एक पॉइंट को जरूर ध्यान रखिए कि हमारा उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उसके लिए हमारे को दायित्व मिला है। जब दायित्व मिला तो उसका सही तरीके से हम कैसे हो, तो ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान में अगर आप लोगों ने व्यवहारिक रूप से कई बार सीखा है, लेकिन उसके बाद में भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो आज वही अवसर है, आप लोग इसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, अपने समय का उपयोग कीजिए और बाहर से आए हुए एक्सपर्ट पैनल्स का भी बहुत बहुमूल्य समय आपको दे रहे हैं। उनकी बातों को समझिए और अपने क्वेश्चंस को उनको पूछिए ताकि ये जो वर्कशॉप है इसका उद्देश्य पूर्ण हो सके। कार्यशाला के दौरान एसएसपी पारुल माथुर भी मौजूद रही। आईजी ने
जांच अधिकारियों से कहा कि कार्यशाला में भाग लेने का मकसद अपने काम की खानापूर्ति करना नहीं है। कार्यशाला में मिलने वाली जानकारियों को ज्यादा से ज्यादा अपनी जांच विवेचना में उपयोग करें, जिसके सार्थक परिणाम मिलेंगे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में इंदौर से आए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राम खिलाड़ी मीणा उपस्थित रहे। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सर्दी का मौसम अपने साथ कई तरह की बीमारियों को भी लेकर आता है। ठंड बढ़ने पर सर्दी, जुकाम और खांसी से दो चार होना पड़ता है। इस सीजन में बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन का बार बार अटैक होता है। इससे बचने घर के बुजुर्गों से मिली सलाह आज भी कारगर है। सर्दी बहुत पड़ रही है। कान नाक अच्छी तरह ढक लेना, गले में मफलर लपेट कर घर से निकलना। बड़े बुजुर्गों की ये सलाह घर के सभी सदस्यों को सर्दी का मौसम लगते ही मिला करती थी। कमोबेश आज भी ऐसा कहा जाता है। दरअसल शारीरिक बनावट में 3 महत्वपूर्ण अंग आपस में जुड़े होते हैं। शहर के वरिष्ठ नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RD पाठक ने बताया कि क्यों लोगों को ठंड लग जाती है। बैक्टीरिया या वायरस का खतरा इस मौसम में बढ़ जाता है, जिससे बीमार पड़ने की संभावना भी प्रबल हो जाती है। नाक में यदि सर्दी रहे तो वही सर्दी पीछे नाक के पीछे जो ट्यूब कान से जुड़ती है उसको थोड़ा सा ब्लॉक करती है। तो कई बार आपने महसूस किया होगा कि ज़्यादा सर्दी हो तो कान बंद हो जाते हैं, या ज़्यादा सर्दी हो तो वो सर्दी जब नीचे डाउन जाती है बोलने की तार पे तो आवाज़ बदल जाती है। और ये टेम्प्रेरी चीज़ें बहुत ही सही, पुराने ज़माने में जो भी बातें होती थी वो साइंटिफिक ही होती थी। जो उनने कहा था कि ठंड बहुत है तो नाक को मुंह को बांध के जाइए, कान में रुई लगा के रखिए। आइडिया यही था कि एक्सपोजर डायरेक्ट ना हो आपका। और आजकल तो नए ज़माने की बात है तो बहुत अच्छी बात निकल गई, हेलमेट विद वाइजर है, लोग पहनते नहीं। हालांकि जाड़े का मौसम चल रहा है, लोग एहतियात बरत रहे हैं। आजकल के नौजवान सिर पर गर्माहट के लिए तरह तरह का टोपा पहनने से परहेज नहीं कर रहे। बिलासपुर में शीतलहर चल रही है, इसलिए बड़ों और डॉक्टर की सलाह पर अमल करना फायदेमंद है। खासकर सुबह शाम बाहर होने पर नाक कान गले का गेट बंद रखिए। और हाँ, सर्दी खांसी लगने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। आनंद निकेतन में पढ़ने वाले बच्चों के चेहरे पर मेहमान के आने से खुशी छा जाती है। SBI लेडीज क्लब की सदस्यों ने स्नेहपूर्वक सामान भेंट कर बच्चों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में सामाजिक सरोकार और आत्मीयता परस्पर दिखाई दिया। बुधवार को आनंद निकेतन में खुशी का वातावरण था। मेहमानों के आने से यहां पढ़ने वाले बच्चों के चेहरे खिल उठे। भारतीय स्टेट बैंक लेडीज क्लब ने रीजनल बैंक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक चैरिटी इवेंट किया था। इससे एकत्र राशि से आनंद निकेतन को जरूरत का सामान भेंट किया। इसके अलावा महिला सदस्यों ने बच्चों के लिए खाद्य सामग्री प्रदान की। क्लब की अध्यक्ष ने कहा, यहां पहुंचकर उन्हें दिली खुशी मिली है। इंस्पिरेशन है हमारे CG मैम से आया है। CG मैम वहाँ भोपाल में ज़्यादा चैरिटी करती है, वहाँ से थोड़ा इंस्पायर करके यहाँ भी थोड़ा कोशिश किए थे करने के लिए। लेडीज़ क्लब के अलावा यहाँ दोनों RBO है, RBO के स्टाफ भी कंट्रीब्यूट किए थे इस अच्छे इवेंट में। सो इसलिए हम थोड़ा कर पाए, हमारे यहाँ से और उनकी तरफ से भी आया था, सो इसलिए हम थोड़ा कर पाए। उत्साह से भरे पढ़ने वाले मूक बधिर विद्यार्थियों ने अपनी खुशी का इजहार देशभक्ति गीत पर नृत्य कर किया। स्कूल के अधीक्षक और सचिव ने बताया कि शासन से मिलने वाले मुट्ठी भर अनुदान से स्कूल संचालित किया जा रहा है। सामाजिक सरोकार रखने वाले दानदाताओं से राहत मिलती है। उनके नेक उद्देश्य को दानदाताओं से मदद से बढ़कर आत्मीय बल मिलता है। दिक्कतें तो आती हैं इतने बड़े स्कूल को चलाने में, और हॉस्टल खासकर बच्चों का जो है, तो गवर्नमेंट के ग्रांट के बाद में भी जो ज़रूरतें बचती हैं वो ऐसे ही दानदाता जब हमारे यहाँ आते हैं तो उनसे पूरा होता है। और कोई भी चीज़ की ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ज़रूरत है और नहीं हो पाता है। तो ये दानदाता हूँ के कारण ही बहुत सी सामाजिक संस्थाएं हैं
जो यहाँ पर आती हैं और बच्चों की ज़रूरतें पूछती हैं। स्टेट बैंक है, LIC है, ACCL, NTPC, सबके CSR होते हैं, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनके पास काफ़ी सारा ऐसा होता है, तो उसी के तहत संवेदनशील महिलाएं हैं यहाँ आई हैं। तो ये तो है, लेकिन जो एक कॉन्क्रीट चीज़ होना चाहिए, ये जो हमारी संस्था आनंद निकेतन, ये सोशल वेलफेयर से ग्रांटेड है, पार्टली ग्रांटेड है। तो लेकिन इनका जो पैरामीटर है वो जो आज से 87 में जो था आज भी वही है। पर हेड अभी भी 600-650 रुपये 1 साल के लिए बच्चे को मिलता है, जिसमें आप साबुन, तेल, चावल तो मिल जाता है FCI से। ये सब चीज़ें अब कैसे संभव है? यहाँ इन बच्चों को साइन लैंग्वेज के जरिए पढ़ाया जाता है। सुन पाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। उनकी अभिव्यक्ति के लिए यहाँ कुशल टीचर मुहैया है। उनकी प्रतिभा की झलक यहाँ सजाई पेंटिंग्स में दिखाई दी, जिसे मेहमानों ने खूब सराहा। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। अपराध पर लगाम कसने पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार जारी है। मंगलवार की रात पुलिस कप्तान पारुल माथुर के निर्देश पर शहर के चिन्हांकित सभी थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। बिना लाइसेंस 3 सवारी, शराब पीकर वाहन चलाने वाले और बेवजह घूमने वालों पर चालानी कार्यवाही तो की ही गई, साथ ही कुछ लोगों को उठक बैठक भी कराया गया। 1 मई से 8 ट्रेनों को उसलापुर रेलवे स्टेशन शिफ्ट किया जा रहा है। ट्रेन शिफ्ट होने से पहले जरूरी है कि उसलापुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं हो, जिसके लिए रेलवे नया प्लान बना रहा है। कुछ दिन पहले DRM प्रवीण पांडे ने मंडल के अधिकारियों के साथ उसलापुर स्टेशन का निरीक्षण किया था, जिसके बाद वहां पर किए जाने वाले विकास के काम के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए थे। अब रेलवे के अधिकारी नए प्लान के तहत कार्य कर रहे हैं। उसलापुर स्टेशन के सामने एक और नया प्रवेश द्वार, स्टेशन के दूसरे छोर में सेकेंड एंट्री, टिकट घर, पार्किंग लिफ्ट, अप्रोच रोड, 20 फीट चौड़े फुट ओवर ब्रिज का विस्तार जैसे कार्यों की योजना तैयार की गई है। साथ ही प्लेटफॉर्म 1, 2, 3 में प्लेटफॉर्म शेल्टर लगाने का काम शुरू किया गया है। ट्रेनों के ठहराव के पहले यहां नए प्लेटफॉर्म का भी निर्माण कराने की बात अधिकारी कह रहे हैं। जोन के CPRO ने बताया कि जल्द ही उसलापुर स्टेशन में यात्रियों को काफी नई सुविधाएं मिलने लगेंगी। साथ ही इसका विस्तार बिलासपुर स्टेशन के सब स्टेशन के रूप में किया जाएगा। जो गाड़ियां रायपुर से बिलासपुर, बिलासपुर से फिर उसलापुर जाती है, यानी कटनी की तरफ, कहने की नॉर्थ इंडिया की तरफ, उसके लिए एक यहाँ पर क्रॉस मूवमेंट होता है। फिर यहाँ पर हमें इंजन को संटिंग इंजन का पूरा एक ऑपरेशन करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है उसका डायरेक्शन, जिसके कारण यहाँ परिचालन में बाधाएं आती है। तो जो अब नया कॉन्सेप्ट ये है कि जो रायपुर से जो भी ट्रेनें जिनको उसलापुर जाना होगा, आने वाले दिनों में उसलापुर से जो कटनी ट्रेनें जाएगी, उसलापुर में ही उसका स्टॉपेज रहेगा। दादापारा से सीधे वो ट्रेनें बाईपास लाइन से उसलापुर चली जाएगी और वहीं से परिचालित होगी। तो आने वाले दिनों में वहाँ पर सुविधाएं बढ़ेगी। उसका एक सर्वेक्षण भी हो चुका है, वहाँ पर क्या सुविधाएं चाहिए और क्या, और जैसे जैसे क्रमशः जैसे जैसे यात्रियों की संख्या वहाँ बढ़ेंगी और जो जिसकी चीज़ की ज़रूरत होगी स्टेशन के मापदंड के अनुसार और एक ट्रेन के स्टॉपेज के अनुसार, वो पूरी सुविधाएं वहाँ प्रदान की जाएगी। मंडल रेल प्रबंधक ने उसलापुर स्टेशन में अधिक से अधिक यात्री अनुकूलन, आवश्यक सुविधाओं के विकास और विस्तार के संबंध में चर्चा कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके बाद यहां कार्य शुरू कर दिया गया है ताकि आने वाले दिनों में यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पिछले वर्षों में अपने कार्यक्षेत्र में कई कार्य किए हैं। यात्री सुविधाओं की दृष्टि से स्टेशनों में फुट ओवरब्रिज के निर्माण, रेल लाइनों को क्रॉस करने वाली सड़क मार्ग के यात्रियों के लिए ओवरब्रिज, अंडरब्रिज, सबवे का निर्माण हो या अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नई रेल लाइन, दोहरीकरण, तीसरी लाइन, चौथी लाइन के निर्माण जैसी महत्वपूर्ण बड़ी परियोजनाओं का काम पूरा कर लिया गया है। तीनों रेल मंडलों बिलासपुर, रायपुर और नागपुर के अंतर्गत किए जा रहे रेल परिचालन संबंधी निर्माण काम भी तेजी से किए जा रहे हैं। इस सत्र जो बचे हुए काम हैं उन्हें भी तय समय पर पूरा कराने की बात अधिकारी कह रहे हैं। हमारे पास पहले दोहरी लाइन थी, तेहरी लाइन हुई, चौथी लाइन हुई और अभी जहाँ पर दोहरी लाइन है वहाँ तीसरी लाइन हो रही है, जहाँ पर तीसरी लाइन है वहाँ चौथी लाइन बन रही है।
बेसिकली एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे इस अवधारणा को पूरी तरह लागू कर रहा है। जहाँ पर सिंगल ट्रैक वहाँ पर मल्टी ट्रैक बनाए जा रहे हैं। जहाँ पर पहले एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में काम होते थे, आज वहाँ पर ऑटोमेटिक सिग्नल लग रहे हैं। और यह जानकर बहुत ही सुखद आश्चर्य होगा कि नागपुर डिवीज़न में दुर्ग से लेकर के नागपुर तक पूरा नागपुर डिवीज़न 265 किलोमीटर का आज ऑटोमेटिक सिग्नल के दायरे में आ चुकी है। उसलापुर रेलवे स्टेशन से अलका एवेन्यू मार्ग अब संवरने लगा है। इससे यात्रियों के साथ आवासीय परिसर में रहने वाले कर्मचारियों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। केवल स्टेशन तक ही सड़क को पूर्व में सुधारा गया था, मगर उसके आगे की सड़क का हाल जस का तस छोड़ दिया गया था, जिससे इस मार्ग पर चलना दूभर हो गया था। देर से ही सही अब रेलवे ने इसकी सुध लेते हुए सड़क डामरीकरण का काम शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में लोगों को इससे राहत मिलेगी। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।